राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। मैं रेणु कुमारी। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो आधारभूत सामग्रियां क्या क्या रहीं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जो इतिहास लेखक हुए हैं हिंदी साहित्य के, उन्होंने अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया। जैसे वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग तो किया था गाड़सा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथों में, और कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था मिश्र बंधु और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन करने वाले थे गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने अपने रचना हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में इस पद्धति का समर्थन तो किया वैज्ञानिक पद्धति का, पर प्रयोग नहीं किया। उसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने समाजवादी पद्धति का समर्थन किया जो कि कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद पर आधारित थी, और इसे समाजशास्त्रीय पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद आता है नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। इसके जो जनक थे वो तो थे विदेशी विद्वान थे तेन। उन्होंने इसका सबसे पहले किया, और हिंदी साहित्य में इसका प्रयोग करने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने अपने साहित्य ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया, इसी पद्धति का विधेयवादी पद्धति का ही प्रयोग किया था। अब इन रचनाकारों ने जब अपनी रचनाएं लिखी तो किसी न किसी जो पहले लिखी गई जो रचनाएं थी उन्हीं का सहारा लिया। तो उन रचनाओं को हिंदी साहित्य इतिहास में पूर्णतः अपनाया नहीं गया, क्योंकि उनमें कुछ न कुछ कमियां थीं। पर जो बाद के ये रचनाकार हुए, इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हीं ग्रंथों का प्रयोग किया। आज हम उन्हीं को देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियां क्या क्या रहीं, इन्होंने अपनी रचनाओं में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया। सामग्री से मतलब यहाँ पे अनेक ग्रंथों से है, या फिर कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पूर्व पीठिका क्या रही, कि इससे पूर्व में कौन कौन से रचनाएं रची गईं। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की विधिवत जो शुरुआत है वो तो 1839 में हुई, मतलब कि 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री को डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने, किन्होंने रामकुमार वर्मा जी ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इनके ग्रंथ का क्या नाम था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसको 2 भागों में बांटा, जो कि 1938 में लिखी गई थी। अंतरसाक्ष्य और बहिर्साक्ष्य, इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया इसे, अंतरसाक्ष्य और बहिर्साक्ष्य। सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम अंतरसाक्ष्यों का, कि अंतरसाक्ष्य के अंतर्गत किन किन ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। तो पहला नाम आता है 84 वैष्णवन की वार्ता का, जो कि 1568 ईस्वी में लिखी गई थी। और दूसरा नाम आता है 1568 में ही रचित 252 वैष्णवन की वार्ता। ये दोनों रचनाएं, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई हैं। जो 84 वैष्णवन की वार्ता है, वह तो इनके जो दादाजी थे वल्लभाचार्य जी, उनके जो शिष्य रहे उनके बारे में लिखा गया है इसमें। और जो 252 वैष्णवन की वार्ता है, इसमें विट्ठलनाथ जी के जो शिष्य थे उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो गोकुलनाथ जी ने इन दोनों रचनाओं को लिखा। विशेष, गोकुलनाथ ने अपने शिष्यों का वर्णन, गोकुलनाथ जी ने अपने पिता के शिष्यों का वर्णन 252 वैष्णवन की वार्ता में किया, जबकि 84 वैष्णवन की वार्ता में अपने दादा वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया।
उपर्युक्त दोनों रचनाओं में पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णवों की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। वह अष्टछाप के कवियों का भी इसमें वर्णन है। इन दोनों रचनाओं में जो वर्णन किया गया है वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णवों की जीवनी और अष्टछाप के जो कवि रहे हैं उनका वर्णन इन रचनाओं में किया गया है। उसके बाद आते हैं 1585 में रचित भक्तमाल, जो कि नाभादास द्वारा रचित है। ये रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना। और जो भक्तमाल है इसके ऊपर जो टीका लिखी वो लिखी थी प्रियादास ने। प्रियादास ने कब लिखी? 1769 में सॉरी। प्रियादास ने कब लिखी? 1769 में। इस ग्रंथ में लगभग 200 राम भक्त कवियों का उल्लेख है। इसमें किनका? राम भक्तों का उल्लेख है। इनका उल्लेख 316 छप्यों के माध्यम से किया गया है। प्रत्येक छप्य में इन 200 कवियों में से जो सर्वश्रेष्ठ कवि थे उनकी जीवन चरित्र वर्णित है। इनमें हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल है। जो भक्तमाल है वह नाभादास जी का वह राम भक्त कवियों का उल्लेख करता है और इसमें 316 छप्यों के माध्यम से उसका उल्लेख किया गया है और जो सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं उन्हीं के जीवन चरित्र वर्णित किए गए हैं इसमें। फिर आते हैं 1604 में रचित गुरु ग्रंथ साहिब। इसका भी सहारा लिया गया इतिहासवेत्ताओं द्वारा। गुरु अर्जुन देव इसके रचनाकार हैं, जो कि 5वें गुरु हैं। इस रचना में कबीरदास, रैदास, नामदेव, धन्ना, संत नानक जैसे 16 संत कवियों की रचनाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। अब कई बार प्रश्न क्या पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में कितने संत कवियों की रचनाओं का उल्लेख है? तो 16 संत कवियों का। इस रचना में सर्वाधिक पद किसके हैं? कबीरदास जी के संकलित हैं। किसी भी लेखक, कवि व उनके पदों को इस रचना में स्थान मिलना बेहद सम्मानजनक माना जाता था। जो गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है उसमें जितने भी पद रचे गए हैं उसमें जो स्थान मिला है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है, बहुत ही सम्मान की बात मानी गई थी। तो कबीरदास जी के इसमें सर्वाधिक पद संकलित हैं। इसके बाद आते हैं 5वां ग्रंथ है हमारा 1630 में रचित मूल गोसाई चरित, जो कि बैनी माधव दास द्वारा रचित है। इस रचना में तुलसीदास जी का जीवन व्रत मिलता है। किसका जीवन व्रत मिलता है इसमें? तुलसीदास जी का। इसमें चौपाई, दोहा, त्रोटक जैसे छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें अलौकिक घटनाओं का वर्णन भी मिलता है। उसके बाद आते हैं 6वां ग्रंथ है हमारा 1641 में रचित भक्त नामावली, जो कि ध्रुवदास द्वारा रचित है। पेज नंबर रचना 8वीं 1918 ईस्वी में कालिदास हजारा, जो कि कालिदास द्विवेदी की है। इस रचना में 212 कवियों के लगभग 1000 कविताओं का संकलन है। इस ग्रंथ के आधार पर 1883 में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की। अगर कभी पूछा जाए कि शिव सिंह सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज नामक रचना लिखी उसका जो आधार ग्रंथ है वो क्या रहा? कालिदास हजारा। कालिदास हजारा इनका आधार ग्रंथ रहा। मतलब इन्होंने कालिदास हजारा को ही पढ़कर अपने ग्रंथ में कवियों का जो वर्णन वर्णानुक्रम पद्धति से किया है। फिर आते हैं 1725 में रचित काव्य निर्णय, जो कि भिखारी दास की रचना है। यह भी बहुत पूछी जाती है। काव्य निर्णय किसकी रचना है? भिखारी दास की, जो कि 1725 में रचित है।
इस रचना में काव्य आदर्श का चित्रण है, काव्य के जो आदर्श रूप है उसका इसमें चित्रण किया गया है। फिर आते हैं 1746 में रचित सतगिरा विलास, जो कि बलदेव की रचना है। इस रचना में हिंदी साहित्य के 17 कवियों का उल्लेख है, जिसमें कि चिंतामणि, बिहारी, मतीराम, केशवदास जैसे महत्वपूर्ण कवियों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आते हैं 1753 में रचित कवि नामावली, जो कि सूदन की रचना है। कवि नामावली किसकी रचना है? सूदन की। इस रचना में जो सूदन जो हैं वह राजस्थान के भरतपुर से संबंधित हैं। कई बार पूछा जाता है कि सूदन कहाँ के रहने वाले हैं, तो भरतपुर के, राजस्थान के भरतपुर से। इस रचना में 10 कवित्त छंदों के माध्यम से 10 कवियों का उल्लेख किया गया है। 10 तो कवित्त छंद लिए गए हैं और 10 ही कवियों का वर्णन कवि नामावली में मिलता है। क्या है कवित्त छंद? कवित्त छंद क्या है? तो कवित्त छंद है, इस छंद में 31 से लेकर 33 वर्ण सम्मिलित होते हैं और इसके 2 भेद माने गए हैं। एक तो होता है मनहरण कवित्त, जिसमें कि 31 वर्ण गिने जाते हैं, और दूसरा होता है घनाक्षरी कवित्त, जिसमें कि 32 से 33 वर्ण गिने जाते हैं। मनहरण में तो होते हैं 31 और घनाक्षरी में होते हैं 32 या 33 वर्ण। अगली रचना आती है हमारी 1817 में रचित विद्वान मोद तरंगिनी, जो कि सुब्बा राव द्वारा रचित है। इसमें 46 कवियों व उनके शिष्यों का उल्लेख मिलता है और इसमें षड ऋतु वर्णन व नक्षिक वर्णन का भी उल्लेख मिलता है। ये जो विद्वान मोद तरंगिनी जो रचना है सुब्बा राव द्वारा रचित, इसमें षड ऋतु वर्णन और नक्षिक वर्णन का उल्लेख मिलता है। विशेष क्या है इसमें कि हिंदी साहित्य रचना में सर्वप्रथम नक्षिक जो वर्णन है, सबसे पहले वह वर्णन रोड़ा कवि द्वारा उनकी रचना जो थी राउलवेल में किया गया था सबसे पहले। और हिंदी साहित्य में 12 मासा श्रृंगार परंपरा का प्रारंभ बीसल देवरासों से माना जाता है। जो श्रृंगार परंपरा का जो वो प्रारंभ है वो तो माना जाता है बीसल देवरासों से, और नक्षिक वर्णन माना जाता है रोड़ा कवि द्वारा रचित राउलवेल से। ये दोनों प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो बीसल देव रासो जो रचना है बीसल देव रासो, इसकी जो शुरुआत है वो तो कब से मानी जाती है? कार्तिक मास से। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कार्तिक मास से शुरुआत मानी जाती है बीसल देव रासो की। और जबकि 12 मासा श्रृंगार परंपरा का विस्तृत व व्यापक रूप जायसी की पद्मावत 1540 से माना जाता है, जिसका आरंभ आषाढ़ माह से माना जाता है। जो पद्मावत रचना है 1540 में रचित जायसी की, उसका जो आरंभ है वह तो आषाढ़ माह से माना जाता है, और बीसल देव रासो की जो शुरुआत है वो कार्तिक मास से मानी जाती है। ये भी बहुत पूछे जाते हैं कि किसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, कौन से माह से। उसके बाद आते हैं अगली रचना है हमारी 1843 ईस्वी में रचित राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम किसकी रचना है? कृष्णानंद व्यासदेव की। इस रचना में मुख्य रूप से 200 से अधिक कृष्ण भक्त कवियों के काव्य संग्रह का वर्णन मिलता है। इसमें कितने कृष्ण भक्त कवि हैं? 200। और एक जगह हमने और पढ़े थे 200 कवि, जो कि राम भक्त कवि किसमें थे? भक्तमाल की नावादास में। और कृष्ण भक्त कवि किसमें है? राग कल्पद्रुम में, जो कि कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित है। और इसमें भी 200 कृष्ण भक्त कवि हैं और उसमें भी 200 कृष्ण राम भक्त कवि थे उसमें। इसकी विशेषता क्या है कि राग कल्पद्रुम का जो दूसरा नाम है वो सागर उद्भव राग भी है। अगर पूछा जाए कि राग कल्पद्रुम का दूसरा नाम क्या है, तो सागर उद्भव राग, ये इसका दूसरा नाम है। अगला नाम आता है 1847 ईस्वी में रचित श्रृंगार संग्रह, जो कि सरदार कवि की रचना है। इस रचना में 125 कवियों के उदाहरण दिए, जो कि रस छंद अलंकार के माध्यम से
किया गया है उनका वर्णन। अगला नाम आता है 1863 में रचित रस चंद्रोदय का, जो किसकी रचना है? ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी की। इस रचना में 252 कवियों जिनका उल्लेख बुंदेलखंड के से है उनका संग्रह इसमें किया गया है। जो बुंदेलखंड के 252 कवि हैं उनका वर्णन रस चंद्रोदय में किया गया है। अगली रचना आती है 1868 ईस्वी में रचित दिग्विजय भूषण, जो कि गोकुल प्रसाद की रचना है। इस काव्य में 192 कवियों का सवैया छंद में उल्लेख किया गया है। ये गोकुल प्रसाद की रचना है। सवैया छंद क्या होता है? सवैया छंद होता है कि यह ब्रज भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। इसके 11 भेद हैं। रीतिकालीन कवियों ने इस छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। रीतिकाल में जितनी भी रचनाएं रची गई उसमें जो सवैया छंद है उसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इसमें श्रृंगार व करुण रस की छटा देखने को मिलती है। इसमें किसकी छटा देखने को मिलती है? श्रृंगार व करुण रस की। अगली रचना आती है हमारी 1859 ईस्वी में सुंदरी तिलक, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी रचना रची? तुलसी तिलक। इसमें 69 कवियों के काव्य संग्रह का वर्णन है। इसकी विशेषता क्या है कि 1883 में रचित शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इसी का आधार है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक जो रचना रची, उन्होंने आधार ग्रंथ क्या माना? शिव सिंह सरोज को अपना आधार ग्रंथ बनाया। अगली रचना आती है हमारी 1875 ईस्वी में रचित काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की यह रचना है। इसमें अनेक कवियों का उल्लेख मिलता है। अगली रचना आती है हमारी 1876 में कवित्त रत्नाकर, जो कि माता दीन मिश्र की रचना है। इस काव्य रचना में 20 कवियों के काव्य संग्रह का उल्लेख मिलता है। अगली रचना आती है विचित्रोपदेश, जो कि नखछेदी तिवारी की रचना है। इसमें भी अनेक कवियों का वर्णन है। अगली रचना है हमारी कवि रत्नमाला, जो कि 1911 में रचित है मुंशी देवी प्रसाद की, या फिर इनको देवी प्रसाद मुंशी भी कहते हैं। इन्होंने इसमें 108 राजस्थान के कवियों के ग्रंथ व उनकी जीवनी का उल्लेख किया है। आरपीएससी के जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है वह इस तरह से जरूर पूछा जाता है कि राजस्थान के कवियों का जो ग्रंथ है वह कौन सा है? तो कवि रत्नमाला, जो कि मुंशी देवी प्रसाद का ग्रंथ है, उसमें 108 राजस्थान के कवियों के जो वर्णन है वो किया गया है। आगे आता है 1922 में रचित सुक्ति सरोवर, जो लाला भगवान दीन की रचना है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचना बिहारी और देव भी रही, लाला भगवान दीन की। सुक्ति सरोवर जो रचना है उसमें लाला भगवान दीन ने ब्रज भाषा के अनेक कवियों का उल्लेख किया है। इन्होंने सुक्ति सरोवर में किसका वर्णन किया है? ब्रज भाषा के जो कवि रहे हैं उनका। उपर्युक्त सभी ग्रंथों में इतिहास वेत्ताओं के अंतर साक्ष्य के रूप में मानकर अपने इतिहास ग्रंथों का लेखन कार्य भी किया है। निष्कर्ष तौर पर अब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जो ग्रंथ रचे गए हैं उनमें इतिहास वेत्ताओं ने इन्हीं जो अंतर साक्ष्य के अंतर्गत हमने जो ग्रंथ देखे, पूरे 22 ग्रंथ इन्हीं का, और भी हैं, ये मेन ग्रंथ हैं, मेन रचनाएं हैं, जिनका अंतर साक्ष्य के रूप में जितने भी इतिहास वेत्ता हुए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर और गारसा दत्तासी, इन सभी ने किसी न किसी ग्रंथ को अपना आधार ग्रंथ माना और उसी के आधार पर अपनी रचना को लिखा। बहिर्साक्ष्य के अंतर्गत क्या आता है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के शिलालेख, ताम्रपत्र और अन्य आधारभूत जो साक्ष्य रहे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे चंदेल राजा परमार के शासन काल में रचित प्रसिद्ध जैन शिलालेख, जो चंदेल राजा परमार हुए हैं उनके शासन काल में जो शिलालेख लिखे गए हैं, जैन शिलालेख, उनको बहिर्साक्ष्य के अंतर्गत माना जाता है। दूसरा है जैसे आबू राजा जैत व शलक द्वारा उस समय जो शिलालेख लिखे गए इन राजाओं के शासनकाल में, उन पर कबीर का जो 80 घाट है वह और तुलसी का राजापुर सोरो इत्यादि प्रसिद्ध संत भक्त कवियों का उल्लेख मिलता है।
उनके जो शिलालेख हैं उन पर कबीर का और तुलसीदास जी का उल्लेख मिलता है, तो उन्हें बहिर्साक्ष्य के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरह से आज हमने देखा कि इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ रहीं, उनमें इतिहास लेखन का जो रचनाएं लिखी गई उनमें किन किन सामग्रियों को इसमें सम्मिलित किया गया, वह आज हमने देखा। अब आगे हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में कि इतिहासवेत्ताओं की जो लेखन परंपरा रही वह कैसी रही, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे व उन ग्रंथों की क्या क्या विशेषताएं, यह हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है यह ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।